हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज आपके साथ जो चर्चा हम कर रहे हैं, इस चर्चा के अंदर एक विशेष बात क्या है। ये विशेष ये है कि जो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तब मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि एचडीएफसी बैंक के ऊपर मैं सुपर बुलिश क्यों। सारी जगह यार निराशा छाई हुई है, सारी जगह निराशा छाई हुई है। शेयर बाजार में जहां बात करोगे आप सब कहेंगे यार बाजार गिर जाएगा, बाजार मर जाएगा, बाजार 10,000 का हो जाएगा, 9,000 का हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई बाजार में रिस्क तो होता है। मैं इस एनालिसिस के शुरू में भी आपको बोल देता हूँ, भाई साहब बाजार में जबरदस्त रिस्क होता है, इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और तभी हम भैया शेयर बाजार में हैं, तो रिस्क लेंगे ना तो भाई तभी तो रिटर्न्स आएंगी। नहीं तो भाई साहब बैंक एफडी में 5.5% की रिटर्न्स ले लो, थोड़ी सी और रिस्क लोगे तो जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है वहाँ पे पैसा लगा दो 7-7.5%। और ज़्यादा रिस्क लेना तो भाई प्राइवेट कंपनी के जो एफडीज़ हैं या एनबीएफसीज़ के जो एफडीज़ हैं उसमें पैसा लगा दो। पर बात ये है कि हम लोग तो भैया शेयर बाजार वाले लोग हैं, तो कुल मिलाकर हालांकि हम भी डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट रखते हैं सेफ साइड, और या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम देखें अपनी असेट्स एलोकेशंस के पर्पज़ को देखें तो हाँ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा इसलिए रख लेते हैं कि बाजार बहुत ऊपर है और हम उम्मीद करते हैं कि भाई बाजार नीचे आएगा तब हम उसको निवेश करेंगे। तो हमें लगता है कि अब अगले 3-4-5 महीने आप निवेश करने का मन बनाइए, और ये पूरा साल आपके लिए निवेशकों के लिए मुझे पर्सनली लगता है कि बढ़ गया। बट देखिएगा सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, जो म्यूचुअल फंड्स वाले बोलते हैं, मैं भी कहता हूँ यार मार्केट रिस्क है तो इश्क है। वो फिल्म जो मैंने आपको बोली थी वो शायद आपने देख भी ली होगी। तो सीधी सी बात, मैं आज एचडीएफसी बैंक मुझे क्यों पसंद है। देखिएगा एचडीएफसी बैंक जिन भाव पे मुझे अभी मिल रहा है ना, यही भाव 2 साल पहले भी थे, यानी कि यही सेम भाव आपको 2 साल पहले भी नज़र आ रहे थे। 10-20 रुपये कम लगा लो। मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मुझे क्यों पसंद है, मैं केवल ये बता रहा हूँ। देखिएगा इसने भी जो हाई लगाया था 1725 रुपये का, मैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ क्योंकि वो उस दिन न्यूज़ फ्लो में था जिस दिन मर्जर की न्यूज़ थी, और मैं शायद पहला एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसी दिन उस तेजी के एचडीएफसी बैंक के भाव को जो है एक तरीके से चैलेंज किया था। मैंने कहा था कि ये जो भाव है वो ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी शेयर से प्यार है या किसी शेयर से नफरत है, बात ये मेरे लिए भाव भगवान है। तो अब जो उसका भाव है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। आगे आने वाली जो रहा है, क्योंकि हमें लगता था भाई साहब कि कोविड में कितना डैमेज होगा, क्योंकि फर्स्ट वेव आ रही है, सेकंड वेव आ रही है, रिकवरी होगी नहीं होगी। हमने देखा बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनी भाई साहब तबाह हो गई, वो रिस्क को मैनेज नहीं कर पाई। और हम भी बहुत जगह पर हमने तो बड़ा कंजर्वेटिव सोचा था कि यार इतना नुकसान होगा, उन्होंने उससे भी ज़्यादा नुकसान कर दिया। आप देखिएगा अभी भी मतलब बंधन बैंक है, उभर नहीं पाया, हालांकि स्टेबल हो गया थोड़ा। सिमिलरली आप देखिएगा जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस कंपनी की धज्जियाँ उड़ गई। इवन हम भी एक पोर्टफोलियो में शेयर्स रखते थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उसके अंदर भी देखिएगा बड़ा डैमेज हुआ। इवन रिटेल लोन बुक में भी डैमेज हुआ। हालांकि अब इन भाव के अंदर मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से कोई तकलीफ नहीं है, जिन भाव में चल रहा है वो एक काफ़ी अच्छी वैल्यू है। बट मुझे अभी नहीं पसंद या नापसंद की बात करनी। आज मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे बात नहीं कर रहा, हो सकता है मैं कभी आपके साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे भी पॉजिटिवली बात करता हुआ नजर आऊँ, और जो मेरे व्यू है वो मैं आपके साथ रखूँगा। देखिएगा मुझे 50-55 रुपये पर महंगा लग रहा था, लेकिन मुझे 33 रुपये पर आईडीएफसी फर्स्ट ठीक लग रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है, मैं यही कहूँगा। लेकिन मुझे अगर आप कंपेयर करोगे भाई एचडीएफसी बैंक के सामने अच्छा लग रहा है, नहीं उसके सामने नहीं लग रहा। उसके अपने रीजंस हैं। रीज़न ये कि जो है लार्ज कैप बैंक है, और बहुत सारे रीजंस हैं। मैं मुझे जो पसंद है, अब भाव नीचे आ गया। पहली बात तो भाव नीचे आ गया, परफॉर्मेंस नीचे आई है नहीं आई उसकी चर्चा भी करूँगा आपके साथ। सबसे पहली बात ये है कि इसका जो 1725 का भाव था उसको भूल जाइए। सबसे पहले 1272 रुपये का जो इसने लो लगाया है, माय डियर 1250 और 1260 रुपये के आसपास। आप टेक्निकल चार्ट खोल के देखिएगा, मैं उस चार्ट को नहीं लगा रहा हूँ आपके साथ। भाई साहब 1250 1260 ऐसी जबरदस्त वाली मजबूत सपोर्ट है कि भाई साहब बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी शिफ्टिंग कर लेंगे यहाँ पे, अगर इन भाव पर ये शेयर्स आता है तो अभी और इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर बढ़ सकता है, रिटेल इन्वेस्टर्स का एक्सपोजर बढ़ सकता है। जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो बाजार के गिरने के समय पर ही आते हैं, केवल जब बाजार में बड़ा फॉल होता है उस समय आते हैं, 6 महीने 8 महीने के लिए पैसे लगाते हैं, और फिर जब सही समय होता है निकल जाते हैं। तो ऐसे लोग भी बाजार के अंदर आपको आते हुए नजर आएंगे, और उनकी भी पसंदीदा शेयर्स एचडीएफसी बैंक हो सकता है।
मैं ये नहीं कह रहा कि भाई साहब बैंकिंग बिजनेस नो रिस्क है, भाई साहब हाईएस्ट रिस्क जो है वो बैंकिंग बिजनेस में होता है। तो हम बैंकिंग की छोटी कंपनीज पर बैट नहीं कर रहे, इसीलिए मैंने आपको बोला कि एचडीएफसी फर्स्ट बैंक ओके है, लेकिन मैं अभी एचडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात कर रहा हूँ। और रीज़न ये है कि रिस्क जो है और रिवार्ड जो है उसके अगेंस्ट में अगर हम कंपेयर करें तो देखिएगा बैंकिंग बिजनेस में रिस्क होता है, और बहुत सारे बैंक आप लोग देखते हो रोज कोऑपरेटिव बैंक्स जो है तबाह होते हुए रोज खबरें आती हैं। इसके अलावा येस बैंक आपके साथ उदाहरण है, कैपिटल के साथ साथ आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय करने में भी अपने आरबीएल बैंक का हाल देखा किस तरीके से खराब हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में परफॉर्मेंस नहीं दी है। मैं परफॉर्मेंस की बात, शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट्स की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला के यहाँ पर ये है पहली बात। अब इस बैंक ने भाई साहब डिविडेंड भी पे किया इस बार, और डिविडेंड भी पे किया। पहले तो आरबीआई की रोक थी, और जो बड़े बैंकों के अंदर अगर हम बात करें आईसीआई कोटक के मामले में, तो सबसे बेहतरीन डिविडेंड यील्ड इसने दी है इस बार। ये भी मेरे लिए एक पॉजिटिव है। प्राइस टू बुक वैल्यू की भी बात करोगे तो भी यहाँ पे कंफर्ट है, हालांकि मैं औरों के साथ भी आप कंपेयर करूँगा। ये देखिएगा इसकी ये पी रेशो का चार्ट है, मैं प्राइस का चार्ट नहीं लगा रहा, मैं पी रेशो का चार्ट है। आप ये पी रेशो को देखिएगा, ये जो शेयर्स है 2020 मार्च से पहले ये बाजार का सबसे पसंदीदा शेयरों में से एक हुआ करता था। और क्या रीज़न थे भाई साहब, आप ये कह सकते हैं कि भाई आदित्यपुरी जी थे बैंक में, ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन ये देखिएगा यहाँ पर आप कहाँ पर ये शेयर्स ट्रेड करता था, यानी कि 24 से ऊपर की पी रेशो में थे। जब बाजार मार्च 2020 में गिरे, देखिए सब तो औंधे मुँह गिरे थे, उस परिस्थिति में भी ये शेयर जो है आपको करीबन 17 की पी रेशो पर आता हुआ नजर आया। और अभी ये शेयर आपको फॉरवर्ड अर्निंग्स में केवल 19 की पी रेशो पर नजर आ रहा है, यानी कि केवल और केवल 10 से 15% वैल्यूएशन वाइज जो कोविड में जो स्टीप फॉल हुआ था उस वैल्यूएशन से केवल 20% ऊपर। मैं वैल्यूएशन से बोल रहा हूँ, प्राइस से नहीं बोल रहा हूँ। तो क्योंकि ये जो वैल्यूएशंस हैं, प्राइस अर्निंग रेशो, ये काफ़ी बड़ा इंडिकेटर है। अगर आप इसको एवरेजली भी वर्कआउट करेंगे पिछले 5 साल में तो 27.4%। मान लीजिएगा अगर ये अपने एवरेज पी रेशो पर भी ये शेयर आता है तो 50% की ग्रोथ आपको दिखा सकता है। ये री रेटिंग कब होगी ये देखिएगा, होती रहती है। बाजार में अभी दशाएं खराब हैं, फॉरेन फंड्स को पैसा चाहिए, क्योंकि फॉरेन फंड्स का जो पैसा है वो यूरोप के लोगों का लगा हुआ है, यूएसए के लोगों का लगा हुआ है, और उनके वहाँ पर बाजार के अंदर बेचने में बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अगर आप मान लीजिएगा उन्होंने इमर्जिंग मार्केट में या एशियन मार्केट में पैसा लगाया, भाई साहब उनकी हालत हमारे से ख़राब है, तो माल बेचेगा तो बेचने के लिए भी तो मजबूत चीज़ चाहिए। तो मजबूत चीज़ अभी बिक रही है, लेकिन वो कम बिक रही हैं, तो कम से कम पैसा तो आ रहा है, तो हमारे बाजार इसीलिए कम गिरे अगर हम अपने पीयर से कंपेयर करें तो। अब यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में उनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, तो वहाँ से भी जो है सेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से प्राइस नीचे है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि देखिएगा एफआईआईज मान लो साल भर नहीं भी आते तो साल भर में हमारा जो डोमेस्टिक पैसा है वो काफ़ी इस बैंक की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। वो मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो मुझे भी 50% का राइज खाली पी रेटिंग से नज़र आ रहा है। पी रेटिंग भी मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बहुत बड़ी रेटिंग हो जाए, जो एवरेज पी है उसके हिसाब से आ जाए। अब अगर हम 5 साल के अंदर इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखो, प्राइस यानी कि जो हम बैलेंस शीट की कीमत और जो बाजार में भाव दे रहे हैं, तो हम इसको पीछे अगर हम देखें तो 4-4.5 से ऊपर की प्राइस टू बुक वैल्यू हम देते रहे हैं, और 4.5 की एवरेज है। और अभी प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.4, यानी कि बाजार भाव बैलेंस शीट की कीमत से 3.4 है। हालांकि मेरे से आप वैसे पूछोगे इंडिविजुअली तो बड़ा महंगी वैल्यूएशन है, लेकिन भाई से भी दिग्गज बैंक है। ये 3.4 भी बहुत जगह पर आपको बहुत सारी कंट्री में नहीं मिलेगी, लेकिन इंडिया में जिस तरीके से बैंकिंग में अभी पेनिट्रेशन बाकी है, और जिस तरीके से इन बैंकों ने, जो बड़े बैंक हैं, इन्होंने भाई साहब सारा पीएसयू बैंकों का बिजनेस खा लिया है, और इसके साथ साथ जो छोटे बैंक हैं वो भी इनको कंपटीशन नहीं दे पाए। जो छोटे बैंक्स हैं, हम जहाँ से उम्मीद कर रहे थे, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, वहाँ से हम बहुत उम्मीद कर रहे थे कि भाई वो कंपटीशन देंगे, तो इन बड़े बैंकों के सामने नहीं टिक पाई हैं। तो बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, और छोटे बैंकों में अभी भी तकलीफें हैं। तो वो अभी अपने मैंने जैसा भी आपके साथ आरबीएल का एग्जांपल दिया है, डीसीबी बैंक को देखेंगे या और भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक है वो देखेंगे, वो नहीं कर पाए वो परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर भी वैल्यूएशंस काम करी। उसके बाद अब आगे बात करते हैं। आप जो है प्राइवेट सेक्टर में 3 बैंक की बात करता हूँ मैं, एचडीएफसी, आईसीआई और कोटक। ये तीनों बैंक ठीक है, उनकी वैल्यूएशंस कंपेरेटिवली जो है कोटक थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पे, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक में ज़्यादा वैल्यूएशन का फर्क नहीं है। और जिनके पास भी आईसीआईसी बैंक है मैं उनको भी यही कहूँगा, स्टे जो है
करें, उसके साथ आराम करें, बेचने की जरूरत नहीं है। और इवन आईसीआईसी बैंक पे भी मैं बुलिश हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बेरिश हुए, और इवन मैं कोटक बैंक पे भी। और मैं इन बैंकिंग सेक्टर पे बुलिश क्यों? अब रीज़न ये आता है कि सर आप तो बड़े बेरिश थे पिछले साल। भैया समय के हिसाब से जब कंपनी की शेयर प्राइस नीचे आ जाए और परफॉर्मेंस ऊपर आ जाए तो आप क्या व्यू रखेंगे? तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है क्योंकि मोस्टली इन्होंने प्रोविजंस बना लिए पिछले सालों में, और अब हमें असेट्स क्वालिटी के रिस्क कम लग रहे हैं। तो एक दो क्वार्टर जब अगर ये अच्छे रिजल्ट्स देंगे तो आप इनकी री रेटिंग दोबारा से होते हुए देखेंगे। तो मैं अभी भी फाइनेंशियल्स में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकिंग अगर आपकी ज़्यादा है, एक अच्छे रिस्क लेने वाले आप इन्वेस्टर्स हैं, तो इवन 25% तक आप फाइनेंशियल्स इस समय पर रख सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल्स में उतना बुरा नहीं होना है जितना बाकी बाज़ारों में हो सकता है, क्योंकि जो बाकी कंपनीज़ हैं उनको ज़्यादा पेन हो सकता है। और इंडिया ग्रोथ स्टोरी में भी अगर हम बात करें तो यार हमारी जीडीपी ग्रोथ 7 और 8 के आसपास तो आएगी, 7% 8% के आसपास। तो देखिएगा वहाँ बड़े बैंकों का बिजनेस रहने वाला है। और जो भी अभी एडवांस टैक्स के भी डेटा हैं या जो बाकी जीएसटी के डेटा है, वो कहीं पर भी अभी परफॉर्मेंस वाइज हमारे को ख़राब नजर नहीं आ रहे। शेयर प्राइस ज़रूर हालांकि गिरे। अब अगर हम ईपीएस के भी एंगल से देखें तो ये कंपनी हर 5 साल में डबल कर देती है अपनी अर्निंग। मैं शेयर प्राइस की बात नहीं कर रहा, शेयर प्राइस डबल हो ना हो। आप देखिएगा 2011 में 8.58 की ईपीएस देते थे, 5 साल बाद 2016 में कहाँ थे? 2016 में थे 25 रुपये, यानी कि तकरीबन 3 गुना। अब 2016 से अब 2021 में आएंगे तो 2021 में कितनी होनी चाहिए? 25 का डबल 50, ये 57 रुपये। ये कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ है। और मैं ये कहता हूँ कि 2020 से 21 वाला पीरियड मैं कोशिश था इस बिजनेस में, क्यों मुझे नहीं पता था कितना पैसा डूब जाएगा। तो मैं इस सेक्टर से मतलब जो है मेरा मोह भंग था। आप लोग जानते भी इस बात को, मैं ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं भी कर रहा था। और हालांकि इनके शेयर प्राइस में परफॉर्मेंस आई भी नहीं क्योंकि बाजार को डर था। अब चीज़ें ठीक होने शुरू हुई थी, भैया यूरोप टूट गया, यूएस टूट गया, तो अब इनके लिए वैसे हालत अच्छे नहीं रहे। नहीं तो ये तो 41,000 बैंक निफ्टी मार आया था। अब यहाँ देखिएगा कि जब 2020 में 49 रुपये की ईपीएस थी या 2021 में 57 रुपये की ईपीएस थी, ये शेयर प्राइस इससे ऊपर थे। अब हम ईपीएस बढ़ चुकी है हमारी, राइट, और शेयर प्राइस वहाँ से 20% नीचे है। अब यहाँ देखो आप, अगर आप ग्रोथ के एंगल से देखें तो शेयर प्राइस पिछले 1 साल में 13% गिरा है और प्रॉफिट 20% ट्रेलिंग बेसिस पे बढ़ा है। 3 साल में देखें तो 19% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, लेकिन 3 साल में शेयर का प्राइस केवल 2% की रेट से बढ़ा है। यानी कि प्राइस नहीं बढ़ा, परफॉर्मेंस तो बढ़ी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो इंप्रूव हुई है, लेकिन शेयर प्राइस नहीं बढ़ा है। और मुझे यही सबसे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे वैल्यूएशंस ठीक चाहिए। और 5 साल में भी अगर आप देखेंगे तो 9% का शेयर प्राइस बढ़ा है हर साल, साल दर साल CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से, और जबकि प्रॉफिट बढ़ा है 20% के हिसाब से। तो आप 11% तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में भी लगाना है। तो यहाँ पर भी मुझे वैल्यू नजर आती है। उसके बाद देखिएगा ये जो बिजनेस है, बिजनेस में कमी नहीं आई है। हालांकि हमें लग रहा था कि कोविड में बहुत सारा नुकसान होगा, तो वो नहीं हुआ, तो वो अल्टीमेटली हमारे पास पॉजिटिव है। लेकिन हमारे पास एडवांटेज क्या है कि भाई जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से शेयर प्राइस नहीं चला। अब देखिएगा मैं आपके साथ बात करूं प्रमोटर्स ने क्या किया। प्रमोटर की होल्डिंग मोर और लेस सेम है। हालांकि मर्जर की बात आप कहेंगे सर ये तो मर्जर होगा, आप HDFC बैंक लीजिए, HDFC लिमिटेड लीजिए। भैया मुझे नहीं पता मर्जर होगा नहीं होगा। मर्जर हो गया तो बहुत बड़ी सिनर्जी इनके पास आएगी, बड़ा बेनिफिट आएगा, वो मैं बताऊंगा कैसे अभी भी। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ यार मर्जर होगा या नहीं होगा उस पर भी तलवार लटकी रहेगी, क्योंकि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है यार, बहुत सारी परमिशन है। तो मैं अभी सीधा जो डायरेक्ट कंपनी है मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने की जो है बात कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि जब तक वो अनाउंसमेंट आएंगी मर्जर होगा नहीं होगा यार बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। और ये छोटी कंपनी तो मर्ज हो जाती है आराम से, लेकिन बड़ी कंपनीज में यहाँ पे क्या था, फाइनेंशियल कंपनीज है, फाइनेंशियल बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अभी वो आपस में एक दूसरे के इंटरेस्ट हैं, HDFC वालों के भी और HDFC बैंक में भी, कुछ प्रमोटर्स के अपने भी पर्सनल जो है बेनिफिट हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर देखिएगा वो रेगुलेटर सोचेगा, उस पर मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। तो यहाँ पर अगर वो होता है तो क्या है, नहीं होता है तो क्या, मैं तो आइसोलेशन में इस कंपनी को देख रहा हूँ। HDFC सिक्योरिटी और HDB फाइनेंशियल भी जो है देखिएगा इनके पोर्टफोलियो में HDFC बैंक के। तो अगर नहीं होता है तब तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता है तो वो भी हो सकता है थोड़ी सी इक्विटी डाइल्यूशन लगे आपको, लेकिन वहाँ पे एडवांटेज देखिएगा आपको 2 वाले आएंगे। आज इनकी जो
लोन बुक है, यानी कि जो लंबे समय की लोन बुक होती है, वो हाउसिंग लोन होते हैं, और हाउसिंग लोन इनके पास है नहीं, क्योंकि ये सब HDFC लिमिटेड से खरीदते हैं। तो हाउसिंग लोन जो है इनका पोर्टफोलियो बहुत ही कम है, बाकी जो अगर बैंकों से कंपेयर करें, जो इनके कम्पिटिटिव बैंक है, उनसे करीबन 70-80% जो है इनका कम है होम लोन पोर्टफोलियो। तो होम लोन के अंदर एक लंबे समय का जो है पोर्टफोलियो आएगा, लेकिन उसमें मार्जिन्स कम होते हैं, लेकिन एक स्टेबिलिटी आती है बिजनेस के अंदर, तो वहां से एक वैल्यू अनलॉकिंग हो जाती है। इसके अलावा जो लोग HDFC लिमिटेड से लोन लेते हैं, जो HDFC लिमिटेड से लोन लेते हैं, वो अगर HDFC बैंक की लोन बुक में वो अगर कन्वर्ट होते हैं, तो उसमें से ऐसे अकाउंट होंगे बहुत सारे जहां पर कि 50% के आसपास या 40% के आसपास, क्योंकि उसके डेटा उपलब्ध नहीं है, बट हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 50 से 40% का जो लोन बुक है उनके पास HDFC बैंक का अकाउंट ही नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी चांसेस हैं कि अगर इन दोनों का मर्जर होता है, तो जो होम लोन बुक के अंदर जो क्लाइंट्स हैं उनमें से मोस्टली को ये कैटर करेंगे, और उनके भी जो है सेविंग अकाउंट्स या करंट अकाउंट, तो आप इनको एक तरीके से हम क्रॉस सेलिंग मान सकते हैं, और एक तरीके से वहाँ पे सेलिंग होगी तो वो भी बैंकों के लिए बढ़िया है। बट मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं अभी आइसोलेशन में जो है स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर जो है HDFC बैंक की बात कर रहा हूँ, तो वो भी एक पॉजिटिव है। कुछ इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा है, उसको बाजार ने भी पॉजिटिव नहीं लिया था, मैंने भी वो चर्चा की थी, तो मैं भी उसको जो है इग्नोर कर रहा हूँ, मैं मर्जर को भी इग्नोर कर रहा हूँ कि भाई मर्जर नहीं भी तो होगा, तो उसका भी रिस्क अब जो है आपको पता होना चाहिए। अब FIIs ने क्या किया, FIIs देखिएगा मार्च 19 में 38% ओन करते थे, अब 35%, तो तकरीबन 3% के आसपास बेच चुके हैं। अब 3% बेच क्यों रहे हैं, रीज़न आपके सामने है, भैया उनको ज़रूरत है पैसे की ज़रूरत होगी तो बेचोगे ना आप। अब गवर्नमेंट का जो हिस्सा है उसको आप देखिएगा, तो गवर्नमेंट का कोई बहुत मेजर का है नहीं। अब बात करते हैं DIIs की, तो DIIs जो है तकरीबन 16.86 से 24.55 आ गए, तो तकरीबन 8% बढ़ा दिया इन्होंने। तो इसका मतलब है मेजोरिटी कहाँ पे आई है, DIIs में आई है। तो ये सबसे खास बात है। और पब्लिक की होल्डिंग भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मेजर है, यानी कि पब्लिक की भी घटी है। तो कुल मिलाकर पब्लिक तो देखिएगा, जब शेयर प्राइस टूटे तो उनको डर लगता है कहीं और ना टूट जाए, तो ये रीजंस हैं। पब्लिक तो आ जाएगी जब शेयर चलना शुरू होगा तो। और यहाँ पर ये अगर मैं बात करूँ, आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है, अभी देखिएगा शेयर का प्राइस चल रहा है इस तरीके से, और कंपनी की परफॉर्मेंस चल रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ग्रीन तरीके से। अब आगे चल के क्या होगा, ये प्राइस और परफॉर्मेंस की मैं कोरिलेशन कर रहा हूँ। अब अगर मान लीजिएगा इसकी परफॉर्मेंस खराब भी होती है, तब भी ये काफ़ी अच्छे चांस हैं कि गिरावट इतनी ना हो सकता है कि परफॉर्मेंस खराब होने के बावजूद भी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब होने के बावजूद भी शेयर प्राइस ना टूटे। तो एक तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये है, दूसरा डिविडेंड यील्ड भी अपने बैंकों के मुकाबले में, जो बाकी बैंक है उनके मुकाबले में ठीक है, सरकारी से हम बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पर ये भी जो है डाउन साइड रिस्क कम है, जो मैं मान रहा हूँ। टेक्निकली भी 1250-1260 की वैसे सपोर्ट है। अब 1250 से 1260 की रेंज मानिए बहुत तगड़े वाली सपोर्ट है, तो टेक्निकली भी जो है बुलिश है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस वर्सेस प्राइस की। भैया प्राइस नहीं बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस बढ़ रही है, तो परफॉर्मेंस तो शेयर की ऊपर जा रही है। कंपनी ने पिछले 2 साल में कोविड पीरियड में भी ग्रोथ दिखाई है अपने बिजनेस में, और जो एंटिसिपेट किया था बाजार ने उसी के आसपास दिखाई है। और इसमें एक और चीज़ देखेंगे कि येस बैंक बर्बाद होने के बाद क्या हुआ। मैं बर्बाद का मतलब समझ रहा हूँ, जो आप लोग अभी भी शेयर प्राइस से नहीं बात कर रहा हूँ, जो परफॉर्मेंस 2-2.5 साल पहले जो सारी रिस्ट्रिक्शन हुई उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, सारे बड़े बैंकों को हुआ, तो उसमें HDFC भी बेनिफिशियरी है। इसके अलावा दूसरी बात बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद HDFC बैंक का क्लाइंट हूँ, मेरे जो अकाउंट्स हैं, मेरे सारे फैमिली अकाउंट्स जो हैं और बैंकों में भी हैं, बट HDFC बैंक के अंदर हमारे अकाउंट्स हैं। तो वो जो अकाउंट्स हैं HDFC बैंक में, उनमें हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि हम उनकी ऐप की क्वालिटी देख रहे हैं, यानी कि जो ऐप हमारे को वो देते थे, जो उनके मैसेज की क्वालिटी है, जो उनकी वेबसाइट की क्वालिटी है, वो बहुत ही अच्छे से इंप्रूव किए। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हमें फिजिकली करने पड़ते थे, वो मोस्टली अब सब ऑनलाइन में। तो मोस्टली जो फंक्शंस हैं वो सब ऑनलाइन के अंदर है, या ऐप के माध्यम से उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। इसके साथ साथ
अभी जो पॉपअप्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आ रहे हैं। यानी कि जैसे आज की डेट में भी आप वेबसाइट खोलोगे, आप जो सेक्शन खोलोगे उससे रिलेटेड आपके पास आ जाएगा। मान लीजिएगा आपको फिक्स डिपॉजिट का खोल रहे हो तो आपको फिक्स डिपॉजिट के मैसेजेस आएंगे वहीं पे स्क्रीन के ऊपर, ऐप के अंदर ही। तो जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है वो एक बड़ा, मतलब आप बैंकों में अब घर जा के आप क्लाइंट नहीं पकड़ते हो, तो जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और टेक्नोलॉजी में एक तो सस्टेन करना है अपने कस्टमर को और दूसरा एक्वायर करना है। तो सस्टेनेबिलिटी और एक्वायरमेंट दोनों के अंदर हमें लग रहा है कि जो है अच्छा कर रहे हैं, और भी बैंक अच्छा कर रहे हैं। मैं उनके साथ बेरिश नहीं हूँ, ध्यान रखिएगा। बट मैं खाली बड़े बैंकों पर ही अभी फोकस कर रहा हूँ, मैं छोटे बैंकों में नहीं। क्योंकि अगर कोविड का पीछे बैकलॉग कुछ निकल कर भी आएगा या इकोनॉमी में कुछ स्लो डाउन भी आएगा तो उसको फेस करने की पोजीशंस किसके अंदर है, तो उस एंगल से जो है मैं ये देख रहा हूँ। तो ये मेरे जो है अगला जो पॉइंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड्स की, तो मैंने ये आज खंगाला पूरे दिन कि भाई साहब कौन कौन से, सारी तो देखिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता तो क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट हो जाती। तो मैं ये देख रहा था कि जितनी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स हैं उनके जो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं 1 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, उनके पोर्टफोलियो में बेसिकली है क्या। तो मैंने देखा, मैं हालांकि कुछ 2-3 म्यूचुअल फंड्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिएगा फ्लेक्सी कैप फंड्स जो है मुझे लगता है सबसे, या लार्ज कैप फंड्स हैं या ELSS है, आप कहीं पर भी जाके देखेंगे आपको पता चलेगा टॉप 5 होल्डिंग्स के अंदर टॉप परफॉर्मिंग जो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनके पोर्टफोलियो में आपको HDFC बैंक, ठीक है, मिलने की चांसेस 99% है। आपको 99% चांस है कि उनके अंदर आपको HDFC बैंक मिलेगा टॉप 5 होल्डिंग्स के अंदर। अभी जैसे देखिएगा UTI फ्लेक्सी कैप फंड है, रेगुलर ग्रोथ प्लान, बजाज फाइनेंस की होल्डिंग है 5%, HDFC बैंक है 4.81, 4.72, कोटक महिंद्रा बैंक 4.38 और 4.37। ये टॉप परफॉर्मिंग है। आप 5 साल में भी देखेंगे तो आप इसको रैंक में भी देखेंगे तो टॉप रैंक्स के अंदर है ये। UTI फ्लेक्सी कैप देखेंगे या कैनरा बैंक का फ्लेक्सी कैप फंड देखेंगे। तो यहाँ पर आप बताइए कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनको भी पता है कि भाई साहब बाजार की हालत जो भी हो, लेकिन इनकी टॉप 5 होल्डिंग्स फाइनेंशियल्स हैं। ये लोग भी जो फंड्स मैनेजर हैं वो भी क्या समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे लोग जो है इस तरीके के फंड्स को जो परफॉर्म कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो विजनरी लोग हैं, अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस एंगल से भी आप देखेंगे तो फाइनेंशियल्स ही हैं यहाँ पर भी। मैं आपको लेटेस्ट होल्डिंग बता रहा हूँ जो भी अभी उपलब्ध है। उसके बाद रिलायंस भी था। अब यहाँ देखिएगा टॉप 5 होल्डिंग्स में क्या है, ICICI बैंक, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, TCS और SBI। यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा 7.32% होल्डिंग। कैनरा बैंक का फ्लेक्सी कैप फंड्स, आप यहाँ पर भी क्या देख पा रहे हैं आप बताइए मेरे को। तो 7.32% यहाँ पर भी आपको HDFC, आप और भी घर पे अपने पे रिसर्च करिए उसको देखने के बाद। और ये जो है शेयर्स की रिटर्न्स हो ना हो, लेकिन आप अगर शेयर्स में परसेंटेज चेंज में भी देखेंगे तो बहुत बैंकों ने अभी, जब म्यूचुअल फंड्स ने जो अभी दूसरे शेयर्स में भी थे वो भी स्विच कर रहे हैं HDFC बैंक की तरफ। इसी तरीके से कैनरा बैंक का ब्लू चिप फंड है, ये इसमें भी बहुत अच्छी रिटर्न्स है। तो अगर आप इनमें भी देखेंगे तो इसमें भी तीसरे नंबर पर आपको क्या मिलेगा HDFC बैंक। तो ICICI, रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस, TCS। अब ये जो 5 शेयर्स मैंने बताया, इसके अलावा आपको इन कंपनीज में और क्या मिलेगा, TCS के अलावा आपको इन्फोसिस मिलेगा, राइट, इसके अलावा बजाज फाइनेंस मिलेगा। तो ये 7 कंपनियां आप देख लीजिएगा मोस्टली म्यूचुअल फंड्स में है। तो रीज़न क्या है, और फाइनेंशियल्स में देखिएगा सबका हैवी जो है हैवी वेट है। तो आप इससे भी चीज़ें समझेंगे कि बाजार के अंदर इस समय पर भी DIIs कहाँ पैसा लगा रहे हैं। और इन सब के साथ साथ देखिएगा मैं इनकी बाइंग से ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड होता नहीं हूँ ऐसे, लेकिन मैं शेयर्स की परफॉर्मेंस को देख रहा हूँ और प्राइस को। मान लीजिएगा यही शेयर अगर ना 1800 रुपये का होता सेम फाइनेंशियल्स में, तो मैं शायद इस तरीके से बुलिश नहीं होता। तो क्योंकि आपने देखा भी है पीछे, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने इनकी लगभग हर क्वार्टर के रिजल्ट एनालिसिस पिछले 2 साल से मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग जानते हैं कि मैं किस तरीके से व्यू रखता हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको मेरे साथ कुछ जगह पे कंट्राडिक्शन हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो चीज़ आपको अच्छी लगी है या मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो आपको कैसी लगी, जरूर से ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने की धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपकी जो सुझाव है जो है वो ज़रूर से ज़रूर हमें मैसेज के माध्यम से भेजते रहिएगा। तो उनसे जो है हम अपने आगे जिन टॉपिक्स में भी जितना भी समय मेरे पास होता है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो भी चीज़ें हैं वो कवरेज करें। आज हमारा लाइव सेशन भी है, तो लाइव सेशन में भी जुड़े रहिएगा
और उसमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।